सुन रहे हैं ENC सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी, हिंदी साहित्य की रहस्य रोमांच से भरी हमारी सीरीज खामोश आवाजें। आज की कहानी हाउस नंबर 13। लेखक और सूत्रधार राजश्री राय। कहानी पढ़े हैं राजश्री राय और अखिलेश पांडे। साउंड डिजाइन कला स्टूडियो। निर्देशक और व्यवस्थापक राजश्री राय। शुरू हो रहा है ENC सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स हाउस नंबर 13। आज उस घटना को हुए 10 साल बीत गए, पर आज भी उसकी याद यूं ताज़ा है जैसे कल की बात हो। जया लिखते लिखते कुछ यूं रुक गई, मानो वो रात और उससे जुड़ी हुई तमाम यादें उसके जहन में एकदम ताज़ा सामने खड़ी हो गई हों। उफ, कैसे भूल सकती है, कैसे भूल सकती हैं वो सारी घटनाएं, वो रात कैसे भूल सकती है जया। 19 अगस्त 2010 की वो रात। तब की बात है जब जया रायपुर से नज़दीक अलमपुर के एक गंवई सरकारी प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका थी। उस सरकारी स्कूल में तब उसकी नई नई नौकरी लगी थी। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें, उनके पहाड़े पढ़ना, उन्हें ढंग से पढ़ाई लिखाई सिखाना, इसी में जया की जिंदगी थी। नई जगह, नए लोग और इन सब के बीच एक नए घर की तलाश। इत्तेफाक से एक घर मिल भी गया। कभी पुराना 3 कमरों का गेस्ट हाउस हुआ करता था, अंग्रेजों के ज़माने का। काफ़ी दिनों से यूं खाली पड़ा था। मालकिन थी मिसेस एरन, जो कि एंग्लो इंडियन थी, अब लंदन में रहती थी। लगभग 100 साल पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने में बने उस घर के कमरे की ऊंची छत से लगी लकड़ियों की सिल्लियाँ और उससे लटका एक बड़ा पुराना पंखा। पंखे की आवाज़ कुछ ऐसी कि यदि आपका दिल मजबूत न हो तो आप रात बिरात में डर जाएं। और पंखा, जो कि बिल्कुल काला पड़ चुका था, बड़े ध्यान से देखने पर ही उसके नए नक्श सामने आते थे। उस कमरे में लकड़ी का एक पलंग और खिड़की से लगी एक टेबल थी, जिस पर बैठकर बाहर का लॉन दिखता था। लॉन क्या, कभी रहा होगा बहुत खूबसूरत, जब चिड़ियाँ चहचहाती होंगी, बहुत फूल खिलते होंगे। अब कुछ ख़ास सलीके इसका दिखता नहीं था, बल्कि बड़े बड़े पुराने पेड़ों से घिरा हुआ बड़ा रहस्यमय सा लगता था। रात में तो कुछ यूं लगता था जैसे पेड़ आपस में जुड़कर बात कर रहे हों। आवाज़ें आती थी, पर जया किसी बात से डरती नहीं थी, बल्कि उसे ये घर बड़ा पसंद आने लगा था। बिना अलमारी के उस कमरे में जया ने अपने आप को जमाना शुरू कर दिया था। और साथ देने के लिए अचानक प्रकट हो गए थे गेस्ट हाउस के चौकीदार बाबा, जो खाना भी बना लेते थे। उनसे मिलने का जो घटना थी वो भी बड़ी खूबसूरत थी। बस जया ने जैसे ही उस घर में अपना सामान लाकर रखा, शाम होते होते दरवाजे पर एक आवाज़ हुई। उस भारी भरकम दरवाजे को खोलने के बाद उसके सामने खड़े थे 60-62 साल के एक बुजुर्ग, जिन्होंने कहा, अरे बिटिया, हम यहाँ के चौकीदार हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ ही रहें। हम खाना भी बना लेते हैं और चौकीदारी भी कर लेते हैं। आप हमें रहने का आसरा दे दो। जया ने सोचा, नेकी और पूछ अच्छा ही है, चलो अच्छा रहेगा, किसी का तो साथ मिलेगा।
ये सोचकर जया और चौकीदार बाबा ने मिलकर वो गृहस्थी शुरू कर दी थी। चौकीदार बाबा खाना भी बना लेते और काम से छुट्टी भी नहीं चाहते थे। मना करो तो भी ना बिटिया, खावे तो पड़ी, कहकर 2 रोटी जया की थाली में डाल ही देते। जया को कई बार शर्म भी आती, लेकिन उनकी जिद और उनके प्यार के आगे हार मान जाती। यूं बाबा भी केवल दुलार का सागर ही नहीं, बल्कि यादों और कहानियों का पूरा पिटारा थे। एक से बढ़कर एक किस्से जया को बताते रहते। इन सब के बीच हर बार एक बात कहना न भूलते, बिटिया, हम अपनी बिटिया सोना को डोली और उसकी माँ को अर्थी दे दें, फिर चले जाएं इस दुनिया से। अरे ऐसा तो न कहो बाबा, आपकी बेटी सोना के लिए घर और वर जल्द ही मिल जाएगा। फिर आप और आपकी पत्नी तो यहीं आकर रहना मेरे साथ। जया उनसे मनुहार करती। धत पगली, तू भी तो बेटी है, तेरी भी शादी हो जाएगी। अरे ना बाबा ना, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे तो भी बड़ी सरकारी नौकरी पानी है बाबा। अभी तो और तैयारी करूंगी। काहे नहीं बिटिया, तभी तो हम कहते हैं खाया पिया करो। यूं चौकीदार बाबा दुलार करते। तो चौकीदार बाबा का प्यार और नई नौकरी की व्यस्तता में लगभग महीना गुजर गया। तभी उस रात की नींव पड़ी जो जया को आज तक नहीं भूली। उस दिन गर्मी भी तेज थी। स्कूल से लौटकर नहाकर रैना बीती जाए की धुन पर गुनगुनाते हुए गर्मा गर्म चाय की प्याली की तलब के साथ जया ने आवाज लगाई, बाबा बाबा, चौकीदार बाबा, चाय पी ली जाए। चौकीदार बाबा की आवाज आई। आवाज से यूं लग रहा था जैसे कोई बात है जो वो बताना चाहते हैं। खुश लग रहे हैं बाबा, सोना के लिए लड़का मिल गया क्या? हाँ बिटिया, बस कल जा रहा हूँ। 7-8 दिनों में शादी कर देनी है। चट मंगनी पट ब्याह। अरे इतनी जल्दी? तैयारी कैसे करेंगे? अरे सारी तैयारी है, सालों से कर रखी है। बस तुम आ जाना बिट्टन। हमारी साध है कि हमारी सोना को दुल्हन बने तुम भी देखो। तो कब करेंगे ब्याह बाबा? आप तो बस जाने ही लगे। पंडित जी ने बताया है अगले गुरुवार को तेरस हो और बड़ा अच्छा लगन, सो उसी दिन कर डालेंगे। अरे 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 बाबा, आप तो पूरी तैयारी कर चुके हैं। वाह! अरे बिटिया, कौनो सपना आंख में अटका हो तो आदमी मर भी जाए तब भी जिंदा ही रहता है, और ये तो हमरे जीवन का साध है। अच्छा, हम सुबह सुबह निकल जाएंगे, तुम कुछ दिन गुजार लेना बस, और सोना की शादी में आना मत भूलना बिटिया। जया को कहाँ पता था कि शादी के इस निमंत्रण में आने वाले दिन और गुजर चुके दिनों का वो रहस्य छुपा है जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। बाबा के जाने के बाद जया के स्कूल में परीक्षाएं शुरू हो गईं। अब इस शहर में उसे आए हुए 45 दिन हो गए थे। स्कूल से घर के अलावा अभी तक उसने बाजार तक नहीं देखा था। ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चौकीदार बाबा ही सारा इंतज़ाम कर देते। और ये घर भी तो शहर से ऐसे अलग थलग पड़ता था कि मानो कोई टापू पर हो। घने घने पेड़ों से भरे बागीचे के बीच में पास से ही एक सड़क या पगडंडी गुजरती थी, जो इस शांत वीराने को उस सड़क से जोड़ती थी जो उसे शहर की ओर ले जाती। और इसी सड़क के बीच उसका स्कूल पड़ता, जो आसपास के गांव के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र माध्यम था। चौकीदार बाबा के जाने के बाद जया पर घर का भार भी आ गया। दूर शहर से सब्जी लाना, खाना पकाना और बाकी काम भी। इस आपाधापी में कब हफ्ता गुजर गया पता ही नहीं चला। उस दिन स्कूल से शाम को थक कर लौटी थी जया। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। पूरा बदन तप रहा था,
हाथ मुंह धोकर सोचा थोड़ा आराम कर लूं, फिर खाना बनाऊंगी। आज चौकीदार बाबा की बड़ी याद आई। ओह ओह, बाबा होते तो कितना आराम होता। तभी कैलेंडर पर जया की नज़र गई। अरे, उनकी बेटी की तो शादी भी हो गई होगी। आज तो 13 ही है। ओह, इस भाग दौड़ में उनके घर ही नहीं जा पाई। बेचारे कितने मायूस होंगे। कितनी नालायक हो गई हूँ मैं। साड़ी, कपड़ा, गहना सारे उपहार तो संजो कर रख चुकी थी, लेकिन गई क्यों नहीं? कैसे भूल सकती हूँ? उसी दिन इंस्पेक्शन के अधिकारी को भी आना था। और अब जाकर क्या होगा? ये ज्वर, ये ताप, ओह ओह चौकीदार बाबा, सोना और उसकी माँ। ओह, मैं जाकर लेवा कराऊंगी उन्हें। दुल्हन बनी होगी सोना, ठीक होते ही जाऊंगी। बाबा और उनकी पत्नी को भी लिवा लाऊंगी। जाकर तुरंत ही जाती हूँ, अभी ठीक होते ही जाऊंगी। जया बुदबुदाती रही। बुखार बढ़ता जा रहा था। ताप के मारे जया की आंखें नहीं खुल रही थी। नींद बेहोशी में पड़ी जया को तभी लगा जैसे अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बाहर हवा और बारिश में भी जैसे होड़ चल रही थी कि कौन तेज़ चले और कौन तेज़ बरसे। ओह, इस आंधी तूफान में कौन होगा भला? रात भी इतनी गहरी है, शायद हवा से बजा होगा। जया उसी बेहोशी में बिस्तर पर पड़े पड़े सोचे जा रही थी। तभी फिर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। अरे अरे हाँ, ये तो कोई दरवाज़ा ही पीट रहा है। जया पूरी ताकत के साथ ज़ोर से चिल्लाई, कौन है? कौन है? पर आवाज़ जैसे कहीं फंस सी गई हो और बाहर आए अतिथि ने दरवाज़ा पीटना जारी रखा। उफ, कौन है भला? कहीं कोई मुसाफिर तो नहीं फंस गया? पर यहाँ तक कौन आएगा? जया पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से उठी, टेबल पर रखे लैंप को उठाकर दरवाजे तक पहुंची। तब तक दरवाजे पर लगातार दस्तक होती रही। आ रही हूँ भाई, कौन है? पुराने ज़माने के उस दरवाजे की सांखल भी भारी थी, जो खोलने पर एक छोटे घंटे की तरह आवाज़ करती थी। चौकीदार बाबा नहीं हैं तो दरवाज़ों से आवाज़ भी आने लगी थी। कई दिनों से कब्ज़ों में भी तेल नहीं पड़ा था। कल ही डालूंगी याद करके। दरवाज़ा कितना बजने लगा है। ओह, ये सोचती हुई जया ने दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरे में 3 लोग खड़े थे। अरे, ये कौन है? कौन है इतनी बारिश में? जया को थोड़ा डर भी लगा। हालांकि वो बचपन से कभी डरती नहीं थी। बिन माँ बाप की बच्ची, अनाथालय में पली बढ़ी, जिंदगी की तलखियों से इतनी परिचित कि उसके पास डर की कोई वजह ही नहीं रही कभी। लेकिन ये लोग कौन हैं? कौन है? कौन? जया ने लैंप को आगे किया। मिट्टी के तेल के उस लैंप में जया का बुखार से लाल चेहरा और उलझे बाल और अंधेरे में खड़े अजनबियों को पहचानने की कोशिश करती उसकी आंखें साफ दिख रही थी। लेकिन अभी तक अतिथि अंधेरे में थी, रोशनी के घेरे से थोड़ी दूर। हाँ, ऐसा लग रहा था कि 2 ने तो कुछ सफ़ेद पहन रखा था और एक के सर पर एक चमकीला सितारों जड़ा चादर या दुपट्टा पड़ा था। जया ने फिर पूछा, कौन है? कौन है वहाँ? हम हैं बिटिया। चौकीदार बाबा की जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। अरे अरे बाबा, आप इतने तूफान में? सॉरी बाबा, मैं शादी में नहीं आ पाई। सोना कैसी है? कैसी रही उसकी विदाई बाबा? चाची कैसी हैं? आप कैसे हैं बाबा? और शादी कैसी रही? दूल्हा कैसा था बाबा? अरे रुको रुको, सब यही पूछ डालोगी बिट्टन? माफ़ कीजिएगा बाबा,
तबीयत भी ठीक नहीं। आप आ जाइए ना अंदर। ये लोग कौन हैं आपके साथ? बाबा थोड़ा आगे आए, लैंप की रोशनी के दायरे में। साथ में दोनों साए भी। 2 औरतें हैं। ओह, तो बाबा सपरिवार आ गए, जया ने मन ही मन सोचा। बाबा, अच्छा किया आप अपनी पत्नी को भी लाए। सोना के जाने के बाद वो अकेली क्या करती वहाँ। मैं सोच ही रही थी कि ठीक होते ही आप लोगों को लिवा लाऊंगी। हम सब आ गए वहां से, बहुत दूर। तुमसे मिला नहीं था ना, सोचा आज ही आ जाता हूँ। बाबा ने कहा। अच्छा किया बाबा, आप अंदर आ जाइए, भीग गए होंगे आप। टेबल पर लैंप सावधानी से रखते हुए जया ने कहा, मैं सोच ही रही थी, अभी आपको ही याद कर रही थी कि कब आपके गांव जाऊं और आप दोनों को लिवा लाऊं। टेबल से लगी खिड़की खुल गई। जया उसे बंद करने की नाकाम कोशिश करने लगी। नहीं बिटिया, अब गांव नहीं जाना। वहाँ क्या रखा है, अब सब सोना है। अरे, सोना की विदाई से आप एकदम उदास हो गए हैं बाबा। पीछे मुड़ते हुए जया ने देखा, कमरे में मध्यम रोशनी थी। 3 साए खड़े हैं, पर जया को साफ कुछ नहीं दिख रहा था। एक लड़की जो लाल सुर्ख जोड़े में थी, वो कौन है? बाबा, ये लड़की कौन है? इसने घूंघट क्यों किया है? और आप बैठ क्यों नहीं रहे? बैठिए ना बाबा। नहीं बिटिया, हमारे जाने का बखत आ गया है। और वो सोना है। तुम आई नहीं ना, सो जिद किया, तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। अरे, सोना की तो शादी हो गई है, उसकी तो विदाई हो गई बाबा। और मैं उसके साथ क्या जाऊंगी? जया की आवाज़ फंस रही थी। ये तीनों लोग सामने खड़े तो हैं, पर इनके चेहरे उसे क्यों नहीं दिख रहे? और ये छोटे कद के बाबा इतने लंबे क्यों लग रहे हैं उसे? बिटिया, काहे तुम्हारी विदाई नहीं होगी क्या? बाबा की आवाज़ आई। मुझे? बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या, देखिए ना, मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो पता नहीं मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा और साफ साफ सुन भी नहीं पा रही हूँ। बाबा, मेरी कहाँ शादी हुई है अभी? तभी घूंघट में लिपटी वो लड़की और आगे बढ़ाई और उसके पीछे पीछे वो औरत भी, जैसे जया का हाथ पकड़ कहीं ले जाना चाहती हूँ। और इनके हाथ कितने गंदे हैं। और ये कैसे हैं? ये उंगलियाँ, ओह, ये सब क्या हो रहा है मुझे? मैं कहीं कोई डरावना सपना तो नहीं देख रही? जया अपने सर को झटकती रही। वो खामोश औरतें उसके हाथों पर पकड़ मजबूत बनाती जा रही थी। बाबा, ये कौन लोग हैं? बाबा! जया की चीख तेज बारिश और आंधी में गुम हो गई। कमरे का दरवाजा खुला ही था। ऐसा लगा बाबा छोड़ दो इसे न ले जाओ, ये वैसी नहीं है। छोड़ दो इसे। बिटिया! बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बाबा! जया की आवाज़ फंसती जा रही थी। बाबा, कहाँ ले जाना चाहती हैं ये लोग मुझे? कहाँ ले जाएंगे? बाबा, ये मेरा गला। बाबा, मुझे बचाओ बाबा। बिटिया! जया को अब कुछ दिख नहीं रहा था। चारों तरफ अंधेरा। आवाज़ जैसे डूब गई, जैसे किसी ने गला कस दिया हो। ऐसा लगा मानो भारी पत्थर के नीचे दबी हो। तेज हवा कमरे में घुसी, खिड़की फिर खुली और दीवार से लड़ गई। दरवाजे की सांखल भी बज रही थी और चरमराता हुआ वो भारी दरवाज़ा भी खुल और
बंद हो रहा था और हवा के साथ साथ बारिश की छींटें भी जया पर पड़ी। आंखें खुली तो देखा बाहर धूप खिल गई थी और वो दरवाजे के पास जमीन पर पड़ी थी। दरवाज़ा खुला था। अरे, मैं बिस्तर से नीचे कैसे आई? और बाबा, वो लड़की, वो औरत, वो साया, ओह, क्या हो गया था? क्या हुआ था? दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। दोनों हाथों से सर थाम लिया जया ने। ओह, ये क्या है? ये दोनों कलाइयों पर मेरे ये निशान कैसा? ये उंगलियों के निशान? कितना दर्द है इन कलाइयों में। और ये निशान कितने काले। क्या हुआ था? क्या वो सपना देखा था मैंने? क्या बाबा आ गए हैं? बाबा, जल्दी से तैयार होकर देखती हूँ। रात की हर घटना एक रील की तरह जया के दिमाग में घूम रही थी। जया के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फटाफट तैयार होकर, बाबा, ओ चौकीदार बाबा, बाबा, आवाज़ देती जया उस ओर जाने लगी जहाँ चौकीदार बाबा रहा करते थे। इन 45 दिनों में कभी वो उस आउट हाउस में गई ही नहीं थी जहाँ चौकीदार बाबा के रहने का इम्कान था। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चौकीदार बाबा खुद ही हाजिर हो जाते थे। उसके बुलाने से पहले ही चौकीदार बाबा हाजिर। दौड़ते दौड़ते वो आउट हाउस तक पहुंच गई। ये आउट हाउस तो बियाबां था, टूटा फूटा, मानो सालों से इसके सुध किसी ने न ली हो। ओह, तो बेचारे बाबा ऐसी जगह पे रह रहे थे। मैं भी कैसी आलसी हूँ, कभी जानने की कोशिश ही न की कि बाबा को कोई दिक्कत तो नहीं। उस बुजुर्ग ने मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखा। और एक मैं हूँ जो कभी पूछा ही नहीं कि बाबा आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। इस उजड़ी सी जगह पर बाबा कैसे दिन गुजारते रहे। बाबा, बाबा, आप आ गए हो क्या? अपनी दुखती कलाइयों का दर्द महसूसते जया ने आवाज़ दी। कोई आवाज़ न सुन उस आउट हाउस के छोटे से टूटे फूटे दरवाजे की ओर जया बढ़ी। बिल्कुल सन्नाटा था। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट ही इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। बाबा, कहते हुए जया ने दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा, कोई आवाज़ नहीं आई, पर इस ठपकी से दरवाज़ा खुल गया। अरे, ये क्या? ये कमरा तो ऐसा है जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। फिर बाबा कहाँ रहते हैं? उस कमरे में मकड़ी के झाले और गंदगी इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो सालों से वीरान पड़ा था। एक टूटा हुआ चूल्हा, लकड़ी का एक टूटा फूटा तख्त और एक लकड़ी का ही पुराने ज़माने का बक्सा और अंधेरा, दीवालों से लटके चमगादड़ और उनकी चीखें। उस बक्से में क्या है? बक्से की कुंडी भी टूटी पड़ी थी। जो ही जया ने उसे खोला वो गिर गई। ओह, ये पुराने कपड़े, इनमें तो दीमक लगे हैं। कुछ राखी बची थी, कुछ धागे, पर इन्हीं मिट्टी की ढेर के नीचे एक सुर्ख लाल दुपट्टा था। अरे, ये तो ब्याह की चुनर है। ये किसकी है? रुको, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ। बाबा, जया पीछे मुड़ी, पर मुश्किल से उसके कंधों तक पहुंचने वाले छोटे से कद के बाबा इतने लंबे, मानो सागवान के पेड़ हों, उसी की तरह उतने ही ऊंचे। न तो उनका चेहरा उसकी आंखों में आ रहा था, न ही उनके हाथ पैर, बस सफ़ेद शफाफ एक साया खड़ा था। जाओ, जाओ, चली जाओ,
कल तो बचा लिया था, पर अब नहीं। भाग जा, भाग जा बेटी, भाग जा, भाग जा, भाग जा। बाबा, जया की घिघी बंध गई। वहां से वो दौड़ पड़ी और तेज भागती हुई सीधे पगडंडी पकड़ स्कूल तक दौड़ती रही। अरे मैडम, आप यहाँ? मोहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं वापस शहर जाना चाहती हूँ, अपने आश्रम। तू प्रिंसिपल साहब को बता देना। मोहन, जो स्कूल का चपरासी था, उसको जल्दबाजी में जया ने सारी बातें कह डाली। जया की अस्त व्यस्त हाल देखकर मोहन कुछ सकपका गया, लेकिन जया को कहाँ फुर्सत कि वो मोहन को देखे, और वो साया, ये सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। बस स्टैंड से बस पकड़ सीधे दुर्ग पहुंची। अरे जया, तुम? आश्रम की दीदी ने उससे पूछा। घंटों का सफ़र तय करके भी जया की घबराहट कम नहीं हुई थी। जी दीदी, बस तबीयत ठीक नहीं लगी वहाँ, कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी टेलीफोन पर नज़र पड़ी। जया ने मिसेस एरन को फ़ोन लगाया। जी हाँ, ये वही मिसेस एरन थी जो जया के उस घर की मालकिन थी, एंग्लो इंडियन, जो इंग्लैंड में रहती थी। हेलो मिसेस एरन, मैं इस महीने से आपके घर में नहीं रहूँगी। ओह जया, ओह व्हाई माय डियर? मिसेस एरन की उधर से आवाज़ आई। जया ने सोचा वो सब बता दे, लेकिन दीदी भी सामने बैठी थी और आश्रम में वो किसी तरह का कोई भी संशय नहीं फैलाना चाहती थी। सो बस कहा, मिस एरन, बस यूं ही आप अपने चौकीदार से कह दीजिएगा कि वो मेरा सामान बांध दें। उधर से मिसेस एरन की चौंकती हुई आवाज़ आई। ओह चौकीदार? विच चौकीदार? मैंने तो कभी कोई चौकीदार नहीं रखा। जया, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? मैंने तो अपने घर की जो कीज अपने नेफ्यू को दिया, whom you met, वही मेरे घर का केयरटेकर है। नहीं मिसेस एरन, आपका वो चौकीदार धनीराम, वो सोना का पिता। जया ने मिसेस एरन को यूं बताया जैसे वो अपने ही लोगों को नहीं पहचान पा रही हूँ। ओह माय डियर, वो you met him? You met धनीराम? मिसेस एरन की आवाज़ फंसने लगी। क्या हुआ मिसेस एरन? वाई? हाँ, मैं उससे मिली, वही मेरा चौकीदार था। वो तो कई सालों पहले मर गया। वो तो मेरे दादाजी का चौकीदार था। ओह माय गॉड, ओह आई सी। जया, यू लिसन। जया के हाथों से फोन का रिसीवर गिर गया। मिसेस एरन जाने क्या बोलती रही, पर जया के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। तो क्या वो 47 दिनों तक किसके साथ रही? कौन था वो? ये कैसा रहस्य है? जया इस रहस्य को सुलझा लेना चाहती थी। आप सुन रहे थे ENC सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स खामोश आवाजें। आज की कहानी थी हाउस नंबर 13। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ENC सिने ओरिजिनल्स। नई कहानियों के अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।